हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसी क्रम में आगे बढ़ ही रहे हैं। आप लोग क्लासेस देख ही रहे होंगे। तो क्लासेस जब आप देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत अपन केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है ना 11th वालों के लिए। 11th वालों के लिए यही बात है कि उन्होंने सब्जेक्ट तो अब सोच ही लिया होगा और पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जब तक अपन माइंडली प्रिपेयर नहीं होंगे ना बेटा, तब तक अपन किसी भी सब्जेक्ट में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि हम लोग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो इजी है वही सब्जेक्ट लें, ऐसा नहीं है बेटा। 10th के बाद किसी भी सब्जेक्ट को चूज करो, आपको मेहनत तो करनी ही होती, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज में मेहनत नहीं करेंगे उसका प्रतिफल उतना अच्छा नहीं आता। क्योंकि हर चीज जो भी सक्सेसफुल है उसके पीछे हार्ड वर्क का सिंबल जरूर लगा हुआ है ना। जब तक हार्ड वर्क नहीं तब तक सक्सेसफुल होने का मजा भी नहीं। अपने को कोई भी चीज आसानी से मिल जाती तो उसकी कीमत नहीं होती बेटा। तो वही यहाँ पर भी है कि अपन जब तक इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक अपन उस चीज के अंदर उसका जो अचीवमेंट अपने को प्राप्त करना था वो मिल भी जाए तो वो खुशी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि घर बैठकर अच्छे से डिसाइड तो करना ही है, साथ ही सब्जेक्ट भी चुने और उसके साथ ही उसके ऑनलाइन वीडियोस भी देखना शुरू करेंगे बेटा। हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर बैठकर अच्छे से उनको पढ़ रहे हैं, साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, है ना। तो बनाइए, नोट्स भी बनाइए, अच्छे से रीड कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये चीज में डाउट है। हम उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बेटा, अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना 11th क्लास के रसायन विज्ञान का ही पहला चैप्टर अपने ने शुरू कर दिया था। और उस चैप्टर में अपने ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ ही अपन ने देखा कि कल जो पीछे जो वीडियो बना था आपका, उसके अंदर अपन ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, सार्थक अंक का पढ़ा था ना। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, उन्हें अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हमने देखा था। देखने के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। उसके बाद वैल्यूज निकाली गई थी, कुछ विमाएं निकाली गई थी, जिसके अंदर अपने ने टेम्परेचर को देखा था। टेम्परेचर जो होता है वो आपका केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट के लिए अपने ने वैल्यू निकाली, उसका फॉर्मूला लिखा था। और आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि प्रकरण में लिखा है रासायनिक संयोजन के नियम। वैसे तो रासायनिक संयोजन के नियम बहुत सारे हैं, पर मैं रासायनिक संयोजन के नियम से पहले एक टॉपिक जो पीछे का अपना रह गया है उसको कंसर्न करना चाहूंगी। वो है आपका परिशुद्धता व यथार्थता। परिशुद्धता व यथार्थता। यथार्थता, राइट। परिशुद्धता और यथार्थता का क्या मतलब है, बहुत ही अच्छे से अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने 2 kg चीनी ली, शुगर ले ली, और उसको 2 व्यक्तियों को कहा कि आप 2 kg चीनी को लेकर आइए, ठीक है। व्यक्ति जो है एक गया, उसकी वैल्यू आई 1.94, 1.95। फिर वो एक दूसरी शॉप पर गए, उनके पास मान आया 1.94, 1.96, 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया। उसके बाद एक वैल्यू आई 1.99, 2.01। इस तरह से उन्होंने 2 kg चीनी का वैल्यू को मापा, तोला और घर पर लेकर आए।
तो उन वैल्यूज को हमने चेक किया, तो कहा कि सबसे अच्छा मापन कौन सा है जिसमें परिशुद्ध भी है और वो यथार्थ भी है। तो परिशुद्ध और यथार्थ दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, तो कहा कि जो पहला मान है वो परिशुद्ध तो है पर यथार्थ नहीं है। मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ को मापने पर उसके तुलनात्मक मान जब परस्पर निकट हो तो वो वैल्यूज परस्पर परिशुद्ध होती है। किसी भी पदार्थ को जब तोला जाता है तो उनके प्राप्त मान परस्पर यदि निकट हो तो वो परिशुद्ध तो होंगे परंतु यथार्थ नहीं। फिर कहा कि जो दूसरी वैल्यू आपके पास आई वो ना तो परिशुद्ध है ना ही यथार्थ है, क्योंकि ना तो ये जो प्रॉपर वैल्यू अपने पास थी, जो वास्तविक अपना मान था, उस वास्तविक मान के ना तो निकट है ना ही परस्पर निकट है। तो ये क्या है, ना तो यथार्थ है और ना ही क्या है बेटा, परिशुद्ध। लेकिन जो थर्ड वैल्यू आपने ज्ञात की है वो थर्ड वैल्यू आपकी परस्पर भी निकट है और क्या है बेटा, यहां पर ये वास्तविक वैल्यू के भी निकट है, यानी ये परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। इसलिए कहा गया कि परिशुद्ध व यथार्थता को अपन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो कहा किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ को जब मापा जाता है तो उसके तुलनात्मक मान वास्तविक मान के निकट ना हो परंतु परस्पर निकट हो। निकट हो क्या कहलाते हैं वो मान, परिशुद्ध मान कहलाते हैं। वहीं यथार्थता को कैसे डिफाइन करोगे, यथार्थता क्या होती है कि किसी पदार्थ की मात्रा को जब मापा जाता है तो उसके तुलनात्मक मान परस्पर तथा वास्तविक मान के भी निकट होते हैं। क्या कहलाते हैं, यथार्थ मान कहलाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको इसी तरह से अपने नोट्स में लिखें ताकि आपको ये वैल्यू समझ में आ जाए। परिशुद्ध व यथार्थता का टॉपिक आपके फिजिक्स के 11th में भी है, तो आपको दोनों तरीके से इसका फायदा है, वहां और यहाँ दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो अगला टॉपिक अपना, आज का टॉपिक जो अपना लिख रखा है प्रकरण में, वो क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज अपन डिफाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। आज अपना टॉपिक जो है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम को। रासायनिक संयोजन के नियम बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ एक मैं बता रही हूं। सबसे पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर है आपका स्थिर अनुपात का नियम, फिर तीसरा है गेलू से गुणित अनुपात का नियम,
चौथा गैलुसेक का नियम और पांचवा है आपका अवोगाद्रो नियम। ऐसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी है, पर अवोगाद्रो नियम तक डिफाइन किया गया है। तो वापस मैं रिपीट कर रही हूं, सबसे पहला जो नियम है आपका वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है अपना गुणित अनुपात का नियम, फिर है आपका चौथा है गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम। उसके बाद है अवोगाद्रो नियम। इनकी क्या थीम है? मैं शॉर्ट नोट लिख रही हूं, आप भी लिख लें। द्रव्यमान संरक्षण में पदार्थ का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। स्थिर अनुपात के नियम में किसी भी पदार्थ का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। गैलुसेक के नियम में पदार्थ में एक अणु, एक कण स्थिर तो दूसरा कण का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है। गैलुसेक का नियम ये कहता है कि अपने पास कोई भी एक कण किसी दूसरे के साथ सरल अनुपात में जुड़ा होता है, अवोगाद्रो नियम अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसका शॉर्ट नोट मिल जाए और आप इसको जब याद करें तो आपको शॉर्ट नोट आसानी से याद हो जाए। तो अपन चलते हैं आगे। आज अपन 3 नियमों को डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गणित अनुपात का नियम। आइए चलते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम शुरू करते हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का। यह नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है बेटा? बदला जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण की नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार पदार्थ या यौगिक के द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न
उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे C+O2 इजिकल टू CO2, कार्बन 12 केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जा सकता है। C+O2 2 गुना 32, यहां पर 12 प्लस 32 44 द्रव्यमान क्या है? निश्चित है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद। ये किसको डिफाइन कर रहा है बेटा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसे अपने नोट्स में उतार सकें। तो चलते हैं, अपना अगला जो नियम है वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का तो हो गया, अगला नियम है आपका क्या? स्थिर अनुपात का नियम। आइए चलते हैं, अगले नियम को डिस्कस करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम ये क्या होता है? तो आइए परिभाषा देखें, फिर इसके एग्जाम्पल समझेंगे। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित कणों की मात्राओं का अनुपात, पदार्थ की मात्राओं का अनुपात सदैव क्या होता है बेटा? स्थिर होता है। यानी आप यदि जल के अणु की बात करें तो जल के अणु में 2:16, 1:8 के रूप में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं। यदि आप जल को किसी भी रूप में ग्रहण करें, किसी भी रूप में लें, तो आपको जल तो जल ही रहेगा, फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। लेकिन अपन उसे देख करके डिफाइन कर सकते हैं। नदी का जल हो, तालाब का जल हो या फिर कुआं बावड़ियों का जल हो, जल का फॉर्मूला तो क्या रहना है बेटा? H2O ही रहना है। इसलिए कहा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ को किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जाए, पदार्थ या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात सदैव स्थिर होता है, बात समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल जलकाणु, या फिर यूं कहें C+O2 इजिकल टू CO2, या यूं कहें CO+O2 इजिकल टू 2CO2। से अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं? 2। आगे बात समझ। अब यहां पर भी CO2 और यहां पर भी CO2, इनका अनुपात क्या है? तो अपन इसको हाफ O2 ले लें, है तो ऑक्सीजन ही, तो यहां से 2 हटा दें और यहां से भी 2। तो अपन ऑक्सीजन में जब कार्बन को जोड़ा जाता है तो हमेशा अपने को क्या प्राप्त होती है? CO2 प्राप्त होती है। और यही CO2 जब अपन देखें तो इसका जो मान है वो कितना आएगा? हर जगह उसका अनुपात समान ही प्राप्त होता है। किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से इसे प्राप्त करो
हमेशा प्राप्त क्या होना है, CO2 ही प्राप्त होना है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ को किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जाए उसका अनुपात सदैव क्या होता है बेटा, एक सरल अनुपात व निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। यानी CO2 का अनुपात जो है वो क्या होगा, कार्बन 12 और 32, इसमें भी 12 32 कितना अनुपात है, 3:8। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार अपन किसी भी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से नोट्स में उतार सकें। अपना अगला नियम है, जो लास्ट नियम है अभी इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि किस प्रकार से अपन किसी भी वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम क्या है, आज अपन इसको भी समझ लेते हैं। गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं में से एक तत्व को यदि स्थिर करके दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ यदि संयोग किया जाता है तो एक तत्व की निश्चित मात्रा का दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। इन शॉर्ट बोलूं तो किसी भी तत्व की निश्चित मात्रा जब दूसरे तत्व के साथ संयोग करती है तो दूसरे तत्व के जो अनुपात हैं वो भी परस्पर एक सरल अनुपात के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आइए अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों में से एक तत्व की स्थिर मात्रा दूसरे तत्व के साथ जब संयोग करती है तो दूसरे तत्व की मात्राओं का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। अनुपात परस्पर एक सरल अनुपात होता है। अपन इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए अपन एक चेकर बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर अपन कार्बन व ऑक्सीजन की मात्रा को डिफाइन करते हैं। आइए अपने पास यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ CO और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, CO। तो आइए कार्बन यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ऑक्सीजन यहाँ 16 और यहाँ पर 32। तो इनका अनुपात, जैसे इनका अनुपात 1:1 है वैसे ही इनका भी परस्पर अनुपात 1:2, जो कि ये क्या है, सरल अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी वैल्यू को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं और अपन उसको इस नियम से डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम में ये किस तरह से आते हैं, यहाँ 11th में तो बेटा ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, इस नियम को समझाइए। लेकिन यदि आप नीट और IIT के अंदर देखें तो इस नियम के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल दिए जाते हैं कि किसी भी पदार्थ को देखकर आपको उसकी वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो नियम, ये जो आपको वैल्यूज दी गई है, क्या ये स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो उस दौरान आप उस वैल्यूज को लिखेंगे, उसके अंदर तत्वों की जितनी मात्राएं दी गई हैं उनको लिखेंगे और वो मात्राएं यदि सरल अनुपात में विभक्त हो रही है, अपने को प्राप्त हो रही है, तो वो सरल
गुणित अनुपात के नियम को क्या कर डिफाइन करती है, नहीं तो वो उसके साथ एग्जिस्ट नहीं होती है। तो ये था अपना आज के तीनों नियमों का डेफिनेशन, साथ ही उसके एग्जाम्पल। आपको उम्मीद हम यही करते हैं कि समझ में आया होगा। डाउट है तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और अच्छे से अपन नोट्स भी बनाएंगे, साथ में इनको लिखेंगे भी, ताकि आपको याद भी करना है। अच्छे से याद करेंगे तभी टॉपिक समझ में आएंगे। थैंक यू।